प्यारे बच्चों, कक्षा छठी में हमने तने के कार्य और तने के बारे में जाना था पिछले लेक्चर में। आज हम पत्ती यानी कि जो पत्ते होते हैं पौधों पर, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और पत्ते की क्या संरचना होती है, पत्ती के क्या कार्य होते हैं, ये इस लेक्चर में हम करेंगे। आपके सामने एक पत्ते का चित्र दिखाया गया है। पत्ते का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपने देखे होंगे कि अधिकतर पौधों के पत्ते जो हैं वो हरे रंग के होते हैं और पौधे के पत्तों में बहुत सारी पत्ते के अंदर ऐसी जालियां या आपने रेखाएं देखी होंगी जिनको हम सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ता जहां से किसी पौधे के साथ जुड़ा होता है, ये जो भाग है जो जुड़ा, यहां से ये जुड़ा होता है, ये इस भाग को हम क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। क्या कहते हैं? पर्णवृंत। तो पर्णवृंत क्या हुआ? अगर हम पर्णवृंत की परिभाषा लिखें, कहा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि पर्णवृंत क्या होता है। पर्ण मतलब पत्ता, वृंत मतलब जहां से वो जुड़ा हुआ है। तो हमें पर्णवृंत की परिभाषा भी पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है, तो इसी भाग से तने से जुड़ी रहती है ना। तो पत्ती का वह भाग कौन सा भाग? ये जो लाल लाइनें दिखा रखी हैं जहां लिखा हुआ है, इसी भाग से वो तने से जुड़ी रहती है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा वह, यानी जिसके द्वारा पत्ती लिखी, जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी रहती है, पर्णवृंत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ण, दोबारा लिख देता हूं, पर्णवृंत कहलाता है। तो पर्णवृंत क्या हुआ? पत्ती का वह भाग जहां से वो तने से जुड़ी रहती है। ये पूरा का पूरा भाग, इस भाग को हम क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ से पत्ती से, तने से जुड़ी रहती है। इसके अलावा ये जो भाग है बच्चों, जो ये पूरा भाग, ये जो हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं फलक। क्या कहते हैं? फलक। पत्ते का जो हरा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। जो चौड़ा चपटा भाग, आप ये कहिए कि पत्ते का चौड़ा चपटा भाग फलक कहलाता है। तो पत्ते का फलक क्या होता है? पत्ती का फलक। पत्ती का चौड़ा हरा भाग फलक कहलाता है। पत्ती का जो चौड़ा हरा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? फलक।
और जहाँ से ये तने से जुड़ी होती है इस भाग को क्या कहते हैं? पर्णवृंत। इसके अतिरिक्त आप देखिए पत्ते के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं। आप ये देखिए, एक ये मुख्य आपको ये दिखाई दे रही बीच में, और ये बहुत सारी रेखाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। मैं और स्पष्ट आपको दिखा देता हूँ कि और स्पष्ट रेखाएं, ये देखिए, ये जो रेखाएं हैं पत्ती के ऊपर जो आपको बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, हल्के हल्के हरे रंग या पीली पीली जो दिखाई दे रही हैं, ये सभी रेखाएं, ये देखो ये छोटी रेखाएं भी हैं इसके बीच में, बहुत पतली पतली रेखाएं हैं। आपने हो सकता है किसी पेड़ के पत्ते, खास तौर पर पीपल के पत्ता, जब वो पानी में पड़कर पूरा गल जाता है तो केवल उसकी सिराएं बच जाती हैं, उसके अंदर जो रेखाएं दिखती हैं वो बच जाती हैं। ये जो रेखाएं हैं इनको हम शिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराएं। और ये पूरे के पूरे को शिरा विन्यास कहते हैं। ये जो मोटी बीच में है इसको हम मध्य शिरा कहते हैं। ये क्या है? मध्य शिरा। मध्य शिरा। हमने तने में कार्य में ये पढ़ा था, तने के कार्य में, कि तना जो है भोजन का भी स्थानांतरण करता है और जल और लवणों का स्थानांतरण करता है। तो बच्चों, जो पौधा की जड़ें जब किसी जल और लवण को अवशोषित करती हैं तो वो तने में भेज देती हैं, और तना जो है इस मध्य शिरा में उस भोजन, उस लवण और जल, लवण जो है जल में घुला होता है, तो उस जल को इस मध्य शिरा में लेके आता है। मध्य शिरा से वही जल जो है इन शिराओं में फैल जाता है, इन शिराओं में। और इन शिराओं से ये जो पतले शिरा विन्यास है, इन पतले शिरा विन्यास के अंदर पूरी सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। आप देखिए उसके आगे और भी पतली पतली शिराएं, शिरा विन्यास बन रही, शिराएं बन रही हैं। तो ये हर जगह, हर कोशिका तक इस प्रकार से पहुंच जाता है, प्रत्येक कोशिका तक इन शिराओं के माध्यम से। आप जिस तरह से नहरें होती हैं, एक मुख्य नहर, उससे फिर पतली, फिर नालियां, फिर खेत तक पहुंचाने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। ये एक मुख्य मध्य शिरा, और मध्य शिरा के साथ ही बहुत सारी शिराएं निकल रही हैं, और शिराओं के आगे ये देखिए शिरा विन्यास है, बहुत पतले पतले। इनमें लवण और जल का स्थानांतरण होता है। इसके अतिरिक्त जब पत्ती में भोजन बनता है तो भोजन भी इन्हीं शिराओं के माध्यम से पूरे पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इन शिराओं के माध्यम से क्या होगा? भोजन एकत्रित होकर इस तरह मध्य शिरा में आ जाता है। मध्य शिरा से वो जो है तने में चला जाता है, और तने के अंदर फिर वो पूरे सभी भागों तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से इन सभी को हम क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। और एक मुख्य जो बीच में, पत्ते के बीच में जो मुख्य मोटी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य शिरा। फिर उससे जो है थोड़ी पतली निकलती हैं वो शिराएं हैं, और उसके आगे और भी पतली होती हैं। इस प्रकार से शिराओं का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ होता है, जिसे हम शिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। तो ये शिरा विन्यास है, और इसमें पूरी पतली जालिकाएं बन जाती हैं। क्या कहते हैं? शिरा विन्यास। और इसमें बहुत पतली पतली जालिकाएं, जालियां बनी हुई हैं, बहुत छोटी छोटी जालियां बनी हुई हैं। और इसको हम शिरा विन्यास मतलब किस रूप में होता है आपसे पूछा जा सकता है? जालिका के रूप में होता है, जालिका रूपी। शिरा विन्यास किस रूप में होता है? जालिका रूप में होता है। आगे हम चलते हैं। ये शिराएं के आधार पर पत्ते जो हैं, पत्तियों को हमने दो भागों में बांटा है। जो शिराएं होती हैं, शिरा के आधार पर उनकी रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर हम पत्तों को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं, क्योंकि शिराएं का जो
अरेंजमेंट होता है उसके अंदर वो दो प्रकार का होता है। एक समांतर सिरा विन्यास, जिसमें शिराएं जो है एक दूसरे के समांतर होंगी। आप देखिए मध्य सिरा विन्यास है, ये मध्य सिरा है और इसमें से ये सिराएं निकल रही हैं, देखिए ये रही, ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है, तो ये समांतर सिरा विन्यास है। मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ, नीला रंग। देखिए ये एक सिरा ये रही, एक ये रही, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही होगी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये समांतर सिरा विन्यास है, एक दूसरे के समांतर हैं ये सिरा विन्यास। और दूसरा जो है समांतर नहीं होता है, असमांतर सिरा विन्यास। तो आप देखिए इसके अंदर सिरा विन्यास जो है कोई समांतर नहीं है, फैलाव एक दूसरे के अंदर जालिका रूप में फैला हुआ है, तो ये जालिका रूप में कह सकते हैं या असमांतर सिरा विन्यास। तो जालिका रूपी या फिर असमांतर। तो सिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें सिराएं पत्ती के अंदर एक दूसरे के समांतर होती हैं, और दूसरा जालिका रूप यानी जिसमें सिराएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती और एक जाल बना लेती हैं, तो उसे हम जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं। अब मुख्य बात यह है कि इन पत्तियों का कार्य क्या है, क्या कार्य है पत्ती का। पत्ती का कार्य के लिए हम पत्ती का कार्य हम यहाँ पर करते हैं कि पत्ती के मुख्य कार्य क्या हैं। पत्ती का कार्य, नंबर 1, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि पत्तियां जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और लवणों से तथा कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाती हैं। पत्तियां ही भोजन क्यों बनाती हैं? क्योंकि पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल या पर्णहरिम होता है, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं। परिभाषा में बाद में लिख देता हूं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है बेटा कि ये जल वाष्प को छोड़ती रहती हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जल वाष्प छोड़ती हैं। नंबर 3, ये नंबर 2 था, नंबर 3 ऑक्सीजन छोड़ती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, वो ऑक्सीजन भी पत्तियों के द्वारा ही बाहर आती है, ऑक्सीजन छोड़ती हैं। नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं। जिससे प्रदूषण कम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करती हैं? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, इस करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी भोजन बनाने के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, वो ऑक्सीजन भी इन्हीं में से छोड़ती हैं। पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन करती हैं। पत्तियां जो है जल के वाष्प को वायुमंडल में छोड़ती रहती हैं, क्योंकि पत्तियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये सब होता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं यानी भोजन बनाती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड का निर्माण करती हैं, आप ये कह सकते हैं स्टार्च का निर्माण करती हैं। ये पत्तियों के मुख्य कार्य हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि वाष्पोत्सर्जन किसको बोलते हैं? हम यहाँ पे परिभाषा लिखते हैं वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन आपने सुना होगा और पता भी होगा कि पौधे जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जड़ें जल को भूमि से अवशोषित करती हैं और वो तने के माध्यम से कहाँ पहुँच जाता है? पत्तियों में पहुँच जाता है। पत्तियों में जितने पानी की आवश्यकता होती है वो तो उपयोग हो जाती है, बहुत थोड़े से पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और शेष सारा जल जो है वाष्प बनकर पत्तियों में से बाहर चला जाता है और इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यही कारण है कि पेड़ों के नीचे छाया में बहुत ठंडक होती है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, जल वाष्प बाहर निकलते रहते हैं और जल वाष्प ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। इस कारण पौधे के नीचे छाया में बहुत ठंडक होती है। दूसरा, इसी कारण इस वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे जो हैं या पेड़ जो हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इसके बाद हमें कैसे पता लगे कि वाष्पोत्सर्जन होता है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप है। कौन सी क्रियाकलाप है ये? वाष्पोत्सर्जन के लिए वाष्पोत्सर्जन समझ गए कि पौधों के पत्तियों के द्वारा जलवाष्प छोड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हम इसके लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप ये बच्चों कि हम एक कोई पौधा या पेड़, उसकी कुछ पत्तियां के ऊपर एक पॉलीथीन को बांध देंगे। पेड़ हो चाहे कोई पौधा हो, उसकी पत्तियों के ऊपर हम क्या बांध देंगे? उसकी पत्तियों पर एक पॉलीथीन बांध देंगे। जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि पत्तियों के ऊपर एक पॉलीथीन को बांध दिया गया है और इसको नीचे बिल्कुल रबड़ से बांध देंगे ताकि कोई बाहर निकलने की, वायु बाहर या कुछ भी बाहर निकलने का स्थान न हो। कुछ घंटों तक
इसको जो है हम धूप में रखेंगे और बंधा रहने देंगे। 5-6 घंटों के बाद हम देखते हैं कि इस पॉलीथीन की अंदर की दीवारों पर छोटे छोटे जल वाष्प हैं। ये जल वाष्प कहाँ से आए? वास्तव में पत्तों ने जो जल को छोड़ा वो जल के वाष्प इस पॉलीथीन के साथ चिपक कर रह गए, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सके, हमने पॉलीथीन ढक दिया था। और इस प्रकार से इस पॉलीथीन में जल की उपस्थिति होना जबकि पहले नहीं थी, यह दर्शाता है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। घर पर रहिए, स्वस्थ रहें और अपना काम बेटा हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।